हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हरियाणा न्यूज पर महामंथन देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। हरियाणा लगातार कोरोना से जंग लड़ रहा है और ये जंग हमें हर हाल में जीतनी है, इसलिए हर कोई अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि इस जंग को जीतने के लिए जिसका जितना भी सहयोग बन पड़े वो दे। और हमारी भी यही कोशिश है कि इस महामंथन के जरिए हम आपको ज्यादा से ज्यादा सिर्फ अवेयर नहीं बल्कि तमाम सरकार की योजनाओं के बारे में, सरकार के प्लान के बारे में, और अगर आपकी कोई परेशानी है तो उसको हल करने की दिशा में भी हम सरकार से लगातार सवाल भी उठा रहे हैं और ये पूछ भी रहे हैं कि लोगों को यहाँ पे ये परेशानी आ रही है, इसका आपको हल करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इस वक्त महामंथन में सीधे जुड़ चुकी हैं कांग्रेस से किरण चौधरी जी, दिग्गज नेता हैं कांग्रेस की और लगातार हर किसी के हक के लिए आवाज उठाती रही हैं। किरण जी, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार किरण जी, ये जंग हम लगातार लड़ रहे हैं, आपको क्या लगता है अब लॉकडाउन पार्ट 3 भी है, अब लोगों को ढील भी दे दी गई है, वो घरों से बाहर भी निकल रहे हैं, जिंदगी को पटरी पे लाने की कोशिश भी हो रही है, लेकिन ये समय कितना क्रूशियल है, कितना इम्पोर्टेंट है साथ ही साथ? तो क्या ये है कि अभी जो है जिस महामारी से हम जूझ रहे हैं इसका जो है अभी ठीक पूरी तरह से नहीं हुआ है और ये जो ढील दी गई है, मैं जानती हूँ कि अर्थव्यवस्था जो है गड़बड़ा चुकी है, लोगों को बाहर निकलना बहुत जरूरी है, अपना रोजमर्रा की चीजें खरीदनी है और भी बहुत सारे चीजें हैं। लेकिन ये अभी भी जो है हम देख रहे हैं लगातार जो है कोविड केसेस जो हैं उनमें स्पाइक आ रही है। तो बहुत जरूरी है कि हम जो है जितना ज्यादा से ज्यादा एहतियात करें और अंदर रहें, वो ही जो है आने वाले समय के लिए सही रहेगा। नहीं तो मैं समझती हूँ आने वाला टाइम इससे भी ज्यादा गंभीर निकलने जा रहा है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आगे आने वाला टाइम बहुत ज्यादा हमारे लिए घातक साबित हो सकता है। लोगों को अभी भी अपने घरों में रहने की आवश्यकता है, लेकिन आपने देखा होगा वहां पर भी लगातार लोग घरों से बाहर भी निकल रहे होंगे। आपको अलग अलग एरियाज में ये जानकारी भी मिल रही होगी कि लोगों की भीड़ नजर आ रही है, लोग घरों से बाहर निश्चिंत होकर निकल रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, अब लोग क्या थोड़े केयरफ्री हो गए हैं या उनको लग रहा है कि अब खतरा टल गया है क्योंकि थोड़ी सी अब हमें रियायतें मिल गई हैं, हम बाहर जा सकते हैं? मेरे ख्याल में ये लोगों के अंदर जो है इस बात को अवेयरनेस इनके अंदर फैलाने की बहुत जरूरी बात है कि भाई रोजमर्रा की जो बहुत ही जरूरी चीजें हैं जैसे दवाइयाँ हैं या सब्जियाँ या अपना बहुत ऐसा कुछ सामान जो खरीदना है उसको, इसके अलावा जो है बाहर कम से कम निकला जाए और सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से करी जाए, तभी हम इसको किसी हाल तक रोक पाएंगे। क्योंकि सच्चाई ये है कि आज जो है हमारा जो स्वास्थ्य जो पूरा का पूरा जो सेवाएं हैं वो इसको झेल नहीं पाएंगे। हमारे पास ना पर्याप्त मात्रा के अंदर मेडिकल कॉलेजेस हैं, बेचारे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो लगा हुआ है पिछले 1.5 महीने से, लेकिन जो है सारा का सारा आप देख रहे हैं कि सारा का सारा कितना स्ट्रेच उसके रूप से जो है ये सारे के सारे काम कर रहे हैं हमारे ये लोग भाई, उनको मैं सलाम करती हूँ। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर ये महामारी और तेजी से फैली और जैसे ये देखने को मिला है कल से जो है इतने सारे केसेस के अंदर स्पाइक आ रही है, तो फिर उसको हम संभाल नहीं पाएंगे। और इसलिए अच्छा होगा अगर लोग जो हैं इस बात को समझें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें और अपने जो है एहतियात बरतें, हाथ धोएं और अपना पूरी तरह से मास्क पहनकर अपना जो है घरों के अंदर अगर रहेंगे तो मैं समझती हूँ ये जो महामारी है इसका जो पीक पीरियड है वो एक बार निकल गया तो फिर भगवान की कृपा से हम लोग सुरक्षित हों। बिल्कुल बिल्कुल, अब यही हम तमाम लोगों को अपनी जिंदगी में इसको शुमार तो करना ही पड़ेगा। आपको क्या लगता है अब तक जो ये पूरी लड़ाई लड़ी गई है अब पूरे देश में, खासतौर पे हरियाणा का भी हम जिक्र करेंगे, इससे कितना फायदा मिला है? क्योंकि हमने अब तमाम दूसरे विकसित देशों से भी अगर इंडिया को कंपेयर कर लें तो बेहद बहुत हद तक हमने स्थिति पे नियंत्रण पाया है, नियंत्रण को काबू में रखा है। ऐसे में अब ये समय हमारे लिए इसीलिए और ज्यादा क्रूशियल हो जाता है कि हम चीजों को चला रहे हैं, लेकिन लोगों को भी अब चीजें समझनी पड़ेंगी कि आपके लिए ये सिर्फ चला रहे हैं इसलिए नहीं कि आप अपनी जिंदगी को खतरे में डाल दीजिए। मैं समझती हूँ, देखिए आप विदेशों के साथ हमारी तुलना मत कीजिए। हम 165
करोड़ की आबादी के लोग हैं और बहुत कहते हैं कई स्ट्रक्चर्स के अंदर जो है हम लोग रहते हैं। और सच्चाई ये है कि विदेशों के अंदर उनके पास ये जूझने के लिए उनके पास सारी सुविधाएं हैं, उनके पास जो है पूरे प्रकरण हैं, उनके पास जो है ये है, उसके बावजूद जो है विदेशों के अंदर आते हैं जबरदस्त तरीके से, जहाँ पर अभी ये महामारी के साथ जूझने में वो लोग असमर्थ हो रहे हैं। तो हमारे हिंदुस्तान जैसा देश जो है आज जो हम कह रहे हैं कि हम बचे हुए हैं, मैं मानती हूँ इस बात को कि हमने आज तक टेस्टिंग नहीं करी है। अभी जो है लोगों की टेस्टिंग नहीं हो पाई है, इसलिए हम ये बात कह रहे हैं। और अगर टेस्टिंग अगर पूरी होगी जब हमें पता चलेगा कि नंबर कितने ज्यादा हैं। और मैं ये बात नहीं कहना चाहती, लेकिन मैं अभी एक वीडियो देख रही थी 1919 का, जब उस समय जब महामारी आई थी, तो किस तरह से जो है लोग जो है अपने सब जो है जलाने जाते थे और घर जब तक वापस आते थे तो घरों के अंदर जो है लोग मरे हुए मिलते थे। तो हमारे को ये बात समझ कर चलनी पड़ेगी और इस बात को नहीं ये सोचते बड़े अपने तीर थपथपानी चाहिए कि हमारे यहाँ पे अभी कुछ नहीं है। सच्चाई ये है कि हमने अभी टेस्टिंग नहीं करी है, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में हमारे पास उनकी किट्स नहीं है। हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो हमारे जो वॉरियर हैं, जो ये हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं तो इसको तीसरी वर्ल्ड वॉर के तहत मैं इसको मानती हूँ। ये जो लड़ाई इस बारी लड़ी जा रही है, ये हमारे जो डॉक्टर लड़ रहे हैं, हमारे पैरामेडिक्स जो लड़ रहे हैं, और जो हमारे फ्रंट के ऊपर जो हमारे पुलिस कर्मी जो है इसको कंटेन करने में हमारे फाइल लगे हुए हैं, जो इनको सलाम करती हूँ। लेकिन सच्चाई ये है कि पर्याप्त मात्रा में इनके पास भी इस लड़ाई के साथ लड़ने के लिए पूरी तरह से उपकरण नहीं है, ना कुछ किट है, ना कुछ और है। और ये व्यवस्था जो है ये सरकार को करनी चाहिए, जल्द से जल्द करनी चाहिए। बाकी सारा काम छोड़कर सबसे पहले इसके ऊपर लगना चाहिए। तो आप सरकार से साफ तौर पे ये उम्मीद करते हैं कि आपको टेस्टिंग स्पीड अपनी बढ़ानी पड़ेगी, टेस्टिंग रेट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट होंगे तभी आपको पता चलेगा कि कितने संक्रमित लोग हैं। क्योंकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी ये बता रहे हैं कि दिल्ली में इसलिए इतनी ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम टेस्टिंग बहुत रैपिड तरीके से कर रहे हैं, बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा टेस्टिंग कर रहे हैं, इसलिए सबसे ज्यादा खतरा दिल्ली में बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, सही फरमाया। यहाँ पर टेस्टिंग हो रही है, इसी तरह जो है हरियाणा के अंदर भी सारे गांव के अंदर अब जैसे सैनिटाइजर जो है बार बार जो है सैनिटाइजर भिजवाने चाहिए सरकार को। अब संस्थाएं जो है वो अपने लेवल के ऊपर कर रही हैं, उनके प्यासों को खाना खिला रही हैं, उनको भी मैं सलाम करती हूँ। और साथ ही साथ जो है अब जैसे हमारे जैसे लोग हैं, हमने भी जो है 60,000 लीटर सैनिटाइजर जो है गांव के अंदर भिजवाया, जहाँ से मांग आई है 3 जिलों के अंदर, भिवानी, नंदरगढ़ और बाबरी के अंदर। और जो है दवाइयाँ जो है उन लोगों तक पहुँचाई हैं जिनको दवाइयों की जरूरत थी और जो लॉकडाउन के समय जो है बाहर नहीं निकल सकते थे। ये सारे काम जो है सारे संस्थाएं और जो है निजी तौर पे लोग अपना कर रहे हैं। लेकिन जो है सच्चाई ये है कि बड़े स्तर के ऊपर ये जो है सरकार भी इसके अंदर पूरा अपना सहयोग देने की कोशिश कर रही है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। लेकिन आज के दिन सच्चाई ये है कि अभी टेस्टिंग नहीं हुई है, और टेस्टिंग अगर ये सारी चीज़ हो गई तब हमारे को इसकी असलियत मालूम चलेगी। तो वास्तव परिस्थितियां अभी हमारे सामने नहीं आई हैं, ये तभी आएंगी जब टेस्टिंग रैपिड स्पीड से होंगी। बहुत शुक्रिया किरण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने सुझाव, अपनी बात यहाँ पे रखने के लिए, क्योंकि हमारी कोशिश सिर्फ यही है कि ये मंच इसीलिए है कि तमाम नेता जुड़ सकें, अपने अपने सुझाव और अपनी अपील लगातार बता सकें और किस तरफ हमें काम करना है, ये मिलकर हम सोल्यूशन निकाल सकें। बहुत शुक्रिया किरण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ ज्ञानचंद गुप्ता जी जुड़ गए, विधानसभा अध्यक्ष। बहुत स्वागत ज्ञानचंद जी, नमस्कार। आवाज मिल रही है? हाँ बिल्कुल मिल रही है। आपसे पहले सेशन में हमारे साथ किरण चौधरी जुड़े थे और वो ये कह रही थी कि इसलिए हम बचे हुए हैं क्योंकि टेस्टिंग अभी बहुत कम हो रही है। हम अगर दूसरे देशों से अपने आप को कंपेयर करें तो टेस्टिंग स्पीड हमारी बहुत कम है, इसलिए हम अभी बचे हुए हैं। अगर टेस्टिंग स्पीड बढ़ती है तब हमें मालूम होगा कि असल खतरा आखिर कितना है। नहीं देखिए, जहां तक टेस्टिंग का सवाल है, सभी सरकारी स्तर के ऊपर सभी लोग जितनी ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग हम कर सकते हैं या जितनी हमारे पास लैब्स हैं उसके मुताबिक टेस्टिंग हो रही है। और नई लैब्स खोलने के भी बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर अब नई 5 लैब्स जो हैं, 3 पहले हैं, 5 लैब नई खुली हैं।
कुछ एक दो शुरू हो गई है, बाकी एक दो दिनों के अंदर शुरू होने वाली है। ये सारी जो टेस्टिंग लैब्स हैं, ये इसीलिए प्रयास है कि टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा हो सके और रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा सामने आ सके। और मेरा इस समय एक और कहना है कि आज हम सबको राजनीति से ऊपर उठ करके इस कोरोना की जंग को लड़ने के लिए सबको एक होना पड़ेगा। हम सब जो कुछ कर सकते हैं अपनी तरफ से, वो हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम इस कोरोना को कैसे भगा सकते हैं और उसमें कैसे सहयोग कर सकते हैं, कैसे हम लोगों को मोटिवेट, किस प्रकार से जो और स्टेप्स जो हैं, जो चाहे वो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, उनकी हम कैसे सेवा कर सकते हैं, किस प्रकार से जो लोग हैं वो मास्क पहन करके निकलें, ग्लव्स पहन करके निकलें, और जो हमारे योद्धा हैं, कोरोना के योद्धा हैं, उनका मान और सम्मान हम कैसे करें, उनको मोटिवेट कैसे करें, उनका सहयोग कैसे करें। ये लड़ाई हम सबको मिलकर के लड़नी पड़ेगी। ये लड़ाई किसी एक पार्टी की नहीं, किसी एक रिलीजन की नहीं, किसी एक सेक्ट की नहीं, किसी एक एरिया की नहीं, ये पूरे देश की नहीं, पूरे विश्व की लड़ाई है और हम सबको इसमें मिलकर के काम करना पड़ेगा। बिल्कुल ज्ञानचंद जी, हम सबको इसमें मिलकर के ही काम करना पड़ेगा और जब तक हम दूर रहकर एक साथ एकजुटता से नहीं लड़ेंगे तब तक हम इससे पार नहीं पाएंगे। आपको लग रहा है अब परिस्थितियां हमारे लिए और चुनौतीपूर्वक हैं, क्योंकि अब लोग घरों से तो बाहर जा ही रहे हैं, और मैं लगातार यही सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि तमाम एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि अब हमें सबसे ज्यादा चिंता, सबसे ज्यादा अलर्ट रहने की आवश्यकता अभी है। बिल्कुल ये बात सही है कि आज जिस प्रकार से हमने लॉकडाउन के अंदर कुछ ढील दी है, उसके कारण जो लोगों को ये ऐसा लगने लगा है कि शायद हमें आजादी मिली है। बिल्कुल। उस आजादी का नाजायज फायदा ना उठाते हुए बहुत जरूरी काम के लिए निकलें, मास्क पहन करके निकलें, ग्लव्स पहन करके निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं। इस चीज को हमें इस पूरे पीरियड के दौरान आगे काफी लंबे समय तक इसको हमने जीवन का एक हिस्सा बनाना पड़ेगा कि घर से निकल रहे हैं तो मास्क डाला हुआ है कि नहीं डाला हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग है या नहीं है, क्योंकि इस लड़ाई के, इस जो कोरोना की बीमारी है, अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं आई है। इसकी वैक्सीन, जो इसको रोकने का तरीका है, वो केवल सोशल डिस्टेंसिंग है। बिल्कुल, सोशल डिस्टेंसिंग ही इसका अभी तक तो एकमात्र उपाय है, हम इसी से अपने आप को बचा के रख सकते हैं। लेकिन अभी तक आपको लग रहा है, क्योंकि हम जिस एक साथ सार्थकता के साथ इस पूरी मुहिम को लेके चल रहे हैं और पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ है, ऐसे में ये जंग हमारे लिए इसलिए और आसान है क्योंकि हम सब एकजुटता के साथ, और अब तक हमने समझा है इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। बस अब इस ढील का हमें नाजायज फायदा उठाना नहीं है, बस इतनी सी बात हमें और समझनी होगी। नहीं, हाँ बिल्कुल सही बात आपने कही है कि जो अगर हमें आज कुछ लॉकडाउन के अंदर ढील मिली है, उस ढील के अंदर भी जो ये अपने सोशल डिस्टेंसिंग और जो अपने मास्क डाल करके, अपने ग्लव्स डाल करके निकलना और लॉकडाउन का पूरा पालन करना है, तब ये मैं समझता हूं कि आगे ये लंबी लड़ाई हम लड़ सकेंगे। आप लंबी लड़ाई का जिक्र कर रहे हैं और ये वाकई में बहुत गंभीर बात है, और अगर हम सब इस गंभीरता को समझ जाएं कि ये लंबी लड़ाई है, क्योंकि वैक्सीन कब आएगी अभी मालूम नहीं है, हम कब तक लॉकडाउन में रह पाएंगे ये भी कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन हम कितना कर सकते हैं, आर्थिक गतिविधियों को भी शुरू करना, उसी लिहाज से तमाम चीजें शुरू की गई हैं। ऐसे में इस लंबी लड़ाई को लड़ने के लिए आपको लगता है कि अब हमें अपनी जिंदगी में तमाम बदलाव लाने पड़ेंगे, तमाम परिवर्तन लाने पड़ेंगे अपनी जीवन शैली में? नहीं, बिल्कुल सही है कि जीवन शैली हमें अब आज की सिचुएशन के मुताबिक, आज की इस कोरोना की बीमारी के मुताबिक इससे कैसे लड़ाई लड़नी है, उसके लिए हमें अपने जीवन शैली के अंदर कुछ बदलाव करने होंगे। अपनी इम्यूनिटी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, सुबह शाम कैसे हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, किस प्रकार से हम इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो हमारा आयुष विभाग है उसने कुछ
चीजें सुझाई हैं उनको लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। और मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा जरूरी है सोशल डिस्टेंसिंग और इसके अलावा घर से निकलना है तो मास्क पहन करके निकलना है। जो सभी 7 बिंदु आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहे हैं, 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी। ये मैं समझता हूं कि 2 गज की दूरी का अगर हम पालन करेंगे तो इस लंबी लड़ाई को हम आसानी से जीत सकेंगे। बिल्कुल, इस दूरी का पालन करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस वक्त जुड़ गए हैं। हुड्डा साहब नमस्कार, आवाज मिल रही है? आवाज सुन रही है जी। क्या लगता है हुड्डा साहब, अब तक तो लड़ाई हम लगातार लड़ ही रहे हैं, लेकिन अब परिस्थितियां हमारे लिए और चुनौतीपूर्ण हो सकती है, और ज्यादा गंभीर और ज्यादा सतर्क होने की आवश्यकता है हम सबको? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरा हरियाणा वासियों से ये अपील है कि, और सभी से, क्योंकि बहुत तेजी से आगे। हेलो जी, मैं सुन रही हूँ हुड्डा साहब, आप बोलिए। हाँ सुन रहे, क्योंकि ये मई का आखिरी और जून का पहला हफ्ता, जैसे आप चर्चा है और डॉक्टरों का भी ये विचार है कि ये पीक पीरियड होगा और बड़ी तेजी से फैलने का अंदेशा है। तो इस वास्ते हमारे को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है और उसका एक ही रास्ता इससे लड़ने के लिए आपस में दूरी बनाए रखें। सोशल डिस्टेंसिंग जो है बहुत जरूरी है, और भी जो भी एडवाइजरीज आए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उसको माने। मैं समझता हूँ गांव में तो इसकी पालना बहुत अच्छे तरीके से की जा रही है। जैसे पहले लोग बैठ के ताश खेलते थे, हुक्का इकट्ठा पीते थे, अब गांव से मेरे को खबरें आ रही है कहीं इकट्ठा बैठ के हुक्का नहीं पी रहे, कहीं इकट्ठा बैठ के ताश नहीं खेल रहे, सब अपने अपनी दूरी बनाए हुए हैं। और इसी प्रकार से शहरों में भी काफी लोग इस बात से सतर्क हैं, सावधान हैं, लेकिन अब ज्यादा सावधानी की जरूरत है और बड़ी ही सावधानी से अपने को इस लड़ाई से, कोरोना से लड़ना है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, बड़ी सावधानी से लड़ना पड़ेगा और बहुत सावधानी से सरकार भी तमाम रूल्स बना रही है, तमाम गाइडलाइंस भी बना रही है। सीएम साहब भी बहुत सारी मीटिंग्स कर रहे हैं, आप लोगों से भी लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं। आपको लगता है अब तक सरकार ने जितने भी प्रयास किए वो काफी हैं, वो बेहतर हैं अब हरियाणा को कोरोना से बचाने के लिए? देखिए, सरकार का सवाल नहीं, एक सरकार नहीं है, ये प्रयास सबको करना पड़ेगा, चाहे पक्ष है चाहे विपक्ष है, चाहे आम लोग हैं, आम जनता है, व्यापारी हैं, कर्मचारी हैं, तो सभी की जिम्मेवारी है, सब अपने अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। और मैं इस बात का श्रेय देता हूँ हरियाणा के लोगों को जिन्होंने बखूबी से अब तक अपनी जिम्मेवारियां निभाई हैं। और जो जैसे एकदम बेरोजगारी बढ़ी और बहुत सारे जो बाहर के लोग जो मजदूर थे वो जा रहे थे, तो उनका खाने पीने का इंतजाम हरियाणा में एनजीओ ने बहुत अच्छे तरीके से किया है। बहुत ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने हरियाणा में कोई भूखा नहीं मरने दिया। उसके लिए सारी जो संस्थाएं हैं उनको बहुत श्रेय जाता है इस बात का। बिल्कुल, सबने मिलकर एकजुटता दिखाई है, उससे वाकई तमाम लोगों को मदद मिली है। आपने जिक्र किया बेरोजगारी का। अब एक परेशानी हुड्डा साहब हर किसी वर्ग में और हर किसी जगह पे देखने को मिल रही है, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे कोई नौकरी पेशा व्यक्ति हो या कोई भी हो, आज हर कोई परेशान है कि अब हम क्या करें, लॉकडाउन कब तक रहेगा पता नहीं, तनख्वाहें अब वो कैसे दे पाएंगे जो एम्प्लॉयर हैं, और एम्प्लॉय सोच रहे हैं कि हमें पैसे कब मिलेंगे। सरकारी खजाने में आप देखिए वैसे ही किस तरीके से पैसों का हाल है, पैसे हैं नहीं है। ऐसे में आपको क्या लगता है क्या करना होगा, क्या इसका समाधान होगा? देखो, ये तो एक ही रास्ता है, ये सरकार की भी जो है आर्थिक इसको पैकेज दे इन संस्थाओं को, जैसे खास तौर पे एमएसएमई का इन्होंने किया है। इसी प्रकार से छोटे दुकानदार हैं या जो दिहाड़ीदार हैं या जैसे 3 व्हीलर वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, या कोई किसी की बार्बर की दुकान थी या कोई जूते का काम करता था, सवेरे कमाता था, शाम को उसकी रोटी का इंतजाम होता था, उनको एक पैकेज दिया जाए। जैसे मान लो बिजली का बिल है, तो जो गरीब तबका है उसको 300 यूनिट या उतने यूनिट तक बिजली उसकी माफी दी जाए। 3 में छोटा दुकानदार है उसको छोटी दुकानदारों को भी जिस प्रकार से भी पैकेज दिया जाए ताकि उन पर बोझ कम पड़े। अब जो सरकार ने 2-3 जो फैसले लिए पीछे, वो गरीब आदमी बोझ पड़ने वाले ले लिए, किसान पे बोझ पड़ने वाले ले लिए, जैसे डीजल का भाव बढ़ा दिया,
सब्जी मंडी में मंडी टैक्स लगा दिया जो कभी भी नहीं था, जो हमारे समय में वो हट गया था। इसी प्रकार से जो बस का किराया बढ़ा दिया, ये आम गरीब आदमी पड़ने वाला है। शराब का भाव बढ़ाया, ठीक है, इसको और बढ़ाए, और रास्ते ढूंढे जा सकते हैं। जैसे शराब का इन्होंने बढ़ाया, सिगरेट पे लगा दे और किसी चीज पे लगा दे, जो सुपर रिच है उनके ऊपर टैक्स लगा दे, लेकिन गरीब आदमी पर बोझ नहीं पड़ना चाहिए, उससे और ज्यादा समस्या बढ़ेगी। आज किसान बड़ी भारी तकलीफ में है, जैसे आप देख रहे हैं। उसके अब तक बहुत सारी मंडियों को मेरी को रिपोर्ट आई है, गेहूं की 20 तारीख की खरीद की, कई जगह अब तक उनको पेमेंट नहीं हुई है। तो उनका कौन पूर्ति करेगा उनकी? कोई ब्याज तो देने वाला है नहीं उनको। इस प्रकार से जो खरीद बहुत स्लो है। हमने सारे विपक्ष ने बिल्कुल सहयोग और समर्थन दिया सरकार का, देते रहेंगे। वो लड़ाई एक सरकार की नहीं है, ये लड़ाई तो ऐसी है, इसमें ना कोई जात है, ना कोरोना किसी जात को देखता है, ना अमीर को देखता है, ना गरीब को देखता है, ना लिंग को देखता है। ये तो सबको इकट्ठा होकर लड़ना है। तो उसके लिए लड़ा, लेकिन इस पर गरीब आदमी, जैसे आपने कहा ना, बहुत सारे वर्गों में वो हो रहा है, उनका खास तौर पे आर्थिक कोई पैकेज सरकार को देना चाहिए, ताकि वो उनका आत्मविश्वास बढ़े। आज हर आदमी खौफ सा नजर आता है, डर के भाव उसमें लगता है, उसको लगता है कल क्या होगा। तो ये ऐसी उसमें विश्वास जगाना हमारा सबका काम है, खासतौर पर सरकार की जिम्मेवारी है कि उनको आत्मविश्वास दे जाए, भाई नहीं सब ठीक होगा, और जो भी होगी हर काम के लिए सरकार मदद करने के लिए तैयार है। तो आपने कोई अपील की क्या कि आर्थिक पैकेज का कोई ऐलान किया जाना चाहिए, लोगों को आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए? मैं तो कर चुका, आपके सामने कह चुका। पहले मैंने कहा भी जो पहले इन्होंने टैक्स लगाए हैं, जैसे डीजल बढ़ा दिया, अब किसान के तो वैसे ही लागत बढ़ी हुई है, वैसे ही परेशान है, उसको अपना भाव भी नहीं मिल रहा। जब सरसों बिकी जैसे 4425 उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, 3800 बिका, और अब तक खरीद कितनी हुई? अब खरीद आधी भी नहीं हुई है, जितनी सरसों पैदा हुई है आधी खरीद नहीं हुई है हमारी। इसी प्रकार से गेहूं की भी आधी खरीद नहीं हुई है। अब जितना जितना बढ़ता रहेगा किसान का तो नुकसान होगा, वो सूखता रहेगा। तो मॉइस्चर में इनको रिलीफ देना चाहिए, सरसों में भी और गेहूं में भी जो मॉइस्चर की वो मात्रा बढ़ानी चाहिए, ताकि किसान को सीधा नुकसान ना पहुंचे। आज हमारे को जरूरत है कि उसे अगली फसल भी बोनी है, अभी समय से पेमेंट होगी तो अगली फसल के लिए तैयारी करेगा। तो हर वर्ग प्रकार से है, जो जैसे मैंने कहा दिहाड़ीदार है, छोटे दुकानदार हैं, थ्री व्हीलर वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, या छोटे जो जैसे बार्बर की दुकानें हैं, जो सुबह आते हैं अपने शाम तक दिहाड़ी कमाते हैं, जब भी उनका गुजारा होता है। ऐसे वर्गों के लिए पैकेज देने की जरूरत है। लेकिन आज सरकार ने एक और नई योजना, सीएम साहब ने अभी ऐलान किया कुछ देर पहले, मेरा पानी मेरी विरासत, पानी को बचाने के लिए किसानों से अपील भी की कि आप धान की खेती ना कीजिए, जो नहीं करेगा उसको प्रोत्साहन राशि देंगे। ऐसे में आपको लग रहा है कि कोरोना के संकट के साथ साथ पानी के संकट, भविष्य में पानी के संकट को देखते हुए अभी से जो ये लड़ाई शुरू की गई है और बार बार इसको लेके आह्वान किया जा रहा है, ये कारगर है या इसकी आवश्यकता है? लोग समझेंगे, किसान समझेंगे, धान की खेती नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो समस्या है पहले से ही चल रहा है। आपको ध्यान होगा, हमारे समय में साठी बोते थे जिसमें पानी की बहुत ज्यादा खपत थी धान की। आज कोई साठी हमने बंद कर दी थी, और इसी वजह जिस वजह से इन्होंने कुछ ब्लॉक डिक्लेयर किए, डार्क जो जोन किए हैं, जहाँ का धान मत वो आमतौर पर वो ब्लॉक है जहाँ दादूपुर नलवी हमने नहर खोदी थी, तैयार होगी थी, और ये इन्होंने कैंसिल कर दिया उसको। उसका मकसद ही ये था कि वाटर टेबल ऊंचा हो। खाली किसान को ये कहना, और खास तौर पर इस समय में मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं था। गरीब आदमी से पंचायत की ठेके हैं, वो तो गरीब आदमी लेता है। हाँ, इसकी जरूरत है, लेकिन ये समय नहीं है, अगले साल कर सकते थे। आज तो किसान पहले तकलीफ में है और उसको क्यों ज्यादा देने। लेकिन इस बात में कोई वो शक नहीं है। मैं देख रहा था मुख्यमंत्री जी ने कहा पहले प्रयास होना चाहिए था, प्रयास तो किया था, साठी बंद हुई थी, इसी का प्रयास है। दादूपुर जो नलवी नहर खोदी थी हमने, यही प्रयास था। तो वो प्रयास होने चाहिए, ये पैसा डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। पानी की खपत कम हो, इसी वजह से इजराइल से हमने समझौता किया था। जो ड्रिप इरिगेशन है उसका आपने देखा होगा, ग्राउंडर में वो लगा रखा, जहाँ फ्रूट वेजिटेबल का एक हमने लगाया, वेजिटेबल का लगाया, सिरसा में फ्रूट्स का लगाया, इसी प्रकार से लगाया।
तो ऐसे रास्ते ढूंढने चाहिए ताकि पानी की खपत हो, पानी ज्यादा बचे, इसमें मेरी सहमति है। लेकिन अभी ये समय नहीं है, ये क्राइसिस का समय है। किसान पहले ही बहुत परेशान है, उसको और ज्यादा परेशानी में ना डालकर अगले साल देखेंगे, प्रयास करेंगे, सब मिलकर प्रयास करेंगे। ये तो जनहित में है। बिल्कुल। तो आपको लगता है इस साल कम से कम इस पे किसान को और परेशानी नहीं देनी चाहिए? आपको लगता है मिडिल क्लास भी सरकार की तरफ देख रहा है और वो कम से कम उम्मीद कर रहा है बच्चों की स्कूल की फीस तो माफ हो जाए? सरकार को इस दिशा में कोई फैसला लेना चाहिए, पूरी नहीं तो कम से कम आधी करवा दीजिए। क्या चीज? स्कूल की फीस। स्कूल की फीस, समझा नहीं। स्कूलों की फीस को लेकर जो अभिभावक परेशान हैं। स्कूलों की फीस? जी, स्कूल फीस बात करें ना आप? हाँ जी, स्कूल फीस। हाँ, मतलब ये है कि जो छुट्टियों में तो जो है, अब जैसे स्कूल बस है, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये है कि सिर्फ ट्यूशन फीस के सिवाय और कोई फीस नहीं देनी चाहिए जी। ताकि छुट्टियों की तो बल्कि रियायत देनी चाहिए सरकार को, उसके बारे में भी सोचना चाहिए। सरकारी स्कूलों में तो ना के बराबर फीस है। जो दूसरे प्राइवेट स्कूल हैं उनके लिए भी है। उनका दोनों बात है कि उनके स्टाफ की तनख्वाह भी मिल जाए और बच्चों के पेरेंट्स पे भी बोझ ना ज्यादा पड़े। तो ये देखकर उनसे चर्चा करके जरूर इस बात को फैसला पैकेज देना चाहिए उनको और रियायत देनी चाहिए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हुड्डा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हुड्डा साहब भी ये मांग कर रहे हैं कि एक आर्थिक पैकेज की घोषणा होनी चाहिए, रियायतें देने की कोशिश होनी चाहिए सरकार की तरफ से। खासतौर पे किसान परेशान है और अभी कम से कम उससे ये अपील नहीं की जानी चाहिए कि आप धान की खेती मत कीजिए, या जो दूसरी परेशानियों से इस वक्त लोग जूझ रहे हैं उन परेशानियों से लोगों को निजात मिल पाए। तो ये महामंथन जिसमें तमाम दिग्गज नेता हमारे साथ जुड़े, हमने कोशिश की कि हर किसी से ये तमाम चीजें समझ पाए, आपके सरोकार के सवाल पूछ पाए और जवाब ले पाए, आपकी तमाम परेशानियों के, आपके तमाम सवालों के जो आप अपने आप से पूछ रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि उनके जवाब कैसे मिलेंगे और आप ये सोच रहे हैं कि आखिर आपकी परेशानियों का अंत कैसे होगा। ये कोशिश आगे भी जारी रहेगी, आगे भी लगातार ये प्रयास जारी रहेंगे ताकि इस संकट की घड़ी में हम लगातार इस परेशानी से जूझते हुए तमाम परिस्थितियों को समझे। ज्ञानचंद गुप्ता जी हमारे साथ हैं। ज्ञानचंद जी, तमाम आपने हुड्डा साहब की बातें भी सुनी और उन्होंने जिस तरीके से जिक्र किया, किसानों के बारे में भी बात की और साथ ही साथ आपसे सरकार से ये भी कहा कि एक आर्थिक पैकेज की घोषणा कम से कम होनी चाहिए। आपको लगता है कि इस दिशा में कोई फैसला होना चाहिए? नहीं, देखिए, समय समय पर सरकार ने बहुत सारी रियायतें जो हैं गरीब लोगों के लिए उनके अकाउंट्स के अंदर, जिस प्रकार से केंद्र की तरफ से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 1,000 रुपया उनके अकाउंट्स के अंदर आया जी। जो राशन है, जो गरीब लोगों को 3 महीने का राशन फ्री दिया है, इस प्रकार से गरीब लोगों की सहायता के लिए अभी तक जितने कदम उठाए गए हैं, मैं समझता हूं कि इस कोरोना की लड़ाई के अंदर हम सबको मिलकर के लड़ना चाहिए और सरकार भरपूर प्रयास कर रही है कि हर वर्ग को इस लड़ाई के अंदर शामिल किया जाए और हर वर्ग को, जो गरीब आदमी है, उसको वो कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, कैसे उनको जीवन जो है हम सुखी रख सकते हैं। लेकिन आर्थिक संकट से तो ज्ञानचंद जी सरकार भी जूझ रही है। मांग आई, हाँ, आर्थिक संकट से तो सरकार भी जूझ रही है। मैं तो कह रहा हूं कि आज जिस प्रकार की स्थिति है, जो इंडस्ट्री बंद पड़ी है, सारा बिजनेस बंद पड़ा है, जीएसटी नहीं आ रहा, वैट नहीं आ रहा, जिसके कारण जो हमारा खजाना है उसके ऊपर भारी बोझ पड़ रहा है। जो टैक्स आ नहीं रहे, हमने सैलरी सबको देनी है और गरीब आदमी की हमने मदद करनी है, उसको भी हमने पैसा देना है। तो उस दृष्टि से हम बैलेंस बना करके कि ये, क्योंकि लड़ाई लंबी है, इस लंबी लड़ाई के अंदर सबको मिलकर के हम सब एक दूसरे के लिए खड़े हों और इस लड़ाई को हमने जीतना है, ये मन के अंदर एक विश्वास हो। उस विश्वास के साथ हम कोरोना की इस जंग को लड़ेंगे तो निश्चित रूप में सफल होंगे। चलिए, बिल्कुल हम तभी सफल होंगे इस मन के अंदर विश्वास लेके, और ये विश्वास हम सबको मिलकर एक दूसरे का हौसला बना के बढ़ाना है। बहुत शुक्रिया ज्ञानचंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपनी बातें और तमाम ये जानकारियां, तमाम सुझाव साझा करने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। महामंथन, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप
के तमाम सवालों के जवाब आपको मिले होंगे। आपकी जिंदगी में जितनी भी इस वक्त परेशानियां आ रही हैं, हम जानते हैं कि समय बेहद मुश्किल है, बेहद चुनौतीपूर्ण है, लेकिन अगर हम सब साथ हैं तो ये पल भी बीत जाएगा। बस कुछ इंतजार कीजिए, थोड़ा सा ख्याल रखिए और घर में रहिए। फिलहाल महामंथन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार। ले चलते हैं सीधे, हमारे साथ इस वक्त कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी जुड़ गए हैं। कंवरपाल जी नमस्कार, आवाज मिल रही है मेरी? हाँ नमस्कार जी, आवाज आ रही ठीक है जी। कंवरपाल जी, लॉकडाउन पार्ट 3 पूरे देश में लागू है, आप देख रहे होंगे अब ढील भी दे दी गई है। ऐसे में क्या लग रहा है, परेशानी क्या और बढ़ सकती है अगर सावधानी नहीं बरती तो? देखिए, सावधानी रखना तो हर आदमी की जिम्मेदारी है और लॉकडाउन भी कुछ लिमिट पे समाप्त करना ये भी सरकार की भी मजबूरी है। जनता के लिए भी कुछ ना कुछ उसको अवसर देना पड़ेगा। बहुत लंबे टाइम तक आप उनको घर में बंद करके नहीं रख सकते, कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ेगा सभी आदमी को। तो ये दोनों ही चीजें जरूरी हैं। मतलब हर आदमी को इतना जागरूक होना चाहिए कि जिस प्रकार की अपील माननीय प्रधानमंत्री जी ने की थी, तो उस पे चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, चाहे मास्क की बात है, चाहे सैनिटाइज की बात है, अपने हाथ साफ करना, साबुन से नहाना और सारी जो भी इसके लिए जो प्रिकॉशन दिए गए हैं उन सब का अमल करते हुए, उन पे अमल करते हुए अगर हम चलेंगे तो मैं समझता हूँ कि इसमें हम इससे जीत सकेंगे। बिल्कुल, हम इसमें जीत जरूर हासिल करेंगे, लेकिन सबके साथ के साथ। लेकिन आपको नहीं लगता है कि अभी हमें लोगों को ये साफ तौर पे समझाना पड़ेगा, ये ढील दी गई है सिर्फ इसलिए ताकि आप नॉर्मल लाइफ भी हम वापस लेकर आ सकें, परिस्थितियां भी धीरे धीरे सामान्य हो सके, लेकिन सिर्फ इस शर्त पे कि आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा, आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना पड़ेगा, आपको हैंड हाइजीन का ख्याल रखना पड़ेगा, आपको सैनिटाइजर्स का, आपको मास्क का, आपको हर चीज का प्रयोग भी करना पड़ेगा। आप बाहर जाएं तो सिर्फ ये नहीं कि आप घूमने के लिए जा रहे हैं या बाहर सड़कों पर देखने के लिए जा रहे हैं। अगर कोई काम है सिर्फ अभी भी यही मानिए कि सिर्फ तभी जाना है। मेरा ये बात बिल्कुल मैं, अगर आपको अति आवश्यक है जाना तभी आपको जाना चाहिए। आवाज मेरी बड़ी नहीं, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। जी। आप कह रहे हैं कि अगर अति आवश्यक है सिर्फ तभी बाहर जाना चाहिए, तभी हमें घर से बाहर जाना चाहिए और बिना बात के ऐसे नहीं कि हमें घूमने के लिए या किसी बात के लिए वैसे नहीं जाना। कंवरपाल जी, आपको नहीं लगता है कि जो दिल्ली से सटे इलाके हैं हरियाणा में, वहां पे ज्यादा टेंशन उसकी वजह से बढ़ी है और अब जो बॉर्डर्स भी सील कर दिए गए हैं, तमाम कोई परमिशंस भी नहीं मिल रही हैं, दिल्ली हरियाणा को कोई भी व्यक्ति दिल्ली जा नहीं सकता है और हरियाणा में आ नहीं सकता दिल्ली से, तो ऐसे में अब परिस्थितियां कंट्रोल होंगी, चीजें सामान्य होंगी और जो केसेस अब बढ़ रहे थे अचानक से वो कम होंगे? नहीं, बिल्कुल वो कम होंगे क्योंकि हमारा हरियाणा जो है दिल्ली के 3 साइड में है और ये स्वाभाविक है कि दिल्ली में इस प्रकार के केस बहुत ज्यादा है, कोरोना के केस बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। तो हमारे लोग वहाँ नौकरी करने के लिए भी जा रहे, बिजनेस के लिए भी जा रहे, सब्जी भी लेके जा रहे थे, वापस भी आ रहे थे। तो उसमें हम जो हमारे पास के जिले हैं, जैसे सोनीपत है, जैसे वहाँ पर काफी केस प्रकार से आए। जो झज्जर है वो तो बिल्कुल ही हमारा क्लियर था, तो वहाँ पे बहुत केस प्रकार से आए और तो इस प्रकार से काफी हमें लगा कि ये काफी मुश्किल काम है, तो इसलिए हमने रोक लगाई। हालांकि हम बिल्कुल टच है एक दूसरे से, तो समस्या तो है क्योंकि वहाँ पेशेंट ज्यादा हैं। इस वजह से उससे पहले आपने देखा कि जो मरकज वाला मामला था उसकी वजह से भी हमें बड़ा भारी नुकसान उठाना उस टाइम पड़ा और वो काफी बड़ी संख्या में लोग जो थे अपने मेवात में आए, पलवल में आए, गुड़गावा में आए, तो वहाँ इतनी बड़ी संख्या बढ़ गई थी। लेकिन कुल मिला के हमारे सरकार ने और अधिकारियों ने उस पर काबू पा लिया और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में हम इसको कंट्रोल रखें। हम मरकज कनेक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन अब नांदेड़ साहिब से भी केसेस लगातार सामने आए हैं। अभी कुछ ही देर पहले करनाल से भी 4 ही मामले सामने आ गए हैं। ये परिस्थितियां हमारे लिए कितनी भयानक हैं? देखिए, कहीं से भी कोई इस प्रकार का संक्रमित व्यक्ति आता है ना जी,
तो समस्या तो हर जगह से है, चाहे नांदेड़ साहब से आए चाहे कहीं से भी आया जो भी व्यक्ति, तो निश्चित तौर से समस्याएं तो है, पर लेकिन इसमें जागरूक रहने की जरूरत है कि जो भी व्यक्ति बाहर से आए, और मैं समझता हूँ कि काफी अच्छे जागरूक है लोग, ऐसी बात नहीं है, बहुत जागरूक है हमारा समाज इस मामले में। और मैंने तो कई बार यहाँ अपने इलाके में भी देखा कि अगर कोई आदमी बाहर से आया तो उसके बाद गांव में से फोन आएगा जी कि हमारे पास एक ऐसे आदमी आया तो उसकी जरा चेकिंग करा दो। और परिवार वालों ने भी कोई इतराज नहीं किया, परिवार के लोगों ने भी कहा कि ठीक है चेकिंग होना ही चाहिए। तो अगर सारा समाज मिलकर इस बात पे ध्यान देगा, ये कोई किसी की प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है, ये हमारी सबकी सुरक्षा की बात है कि अगर हम इस पे ध्यान रखेंगे तो फायदा रहेगा। नहीं, आप सही कह रहे हैं, लोग काफी इसको लेके जागरूक भी हैं और अब लोग खुद ही ये कोशिश कर रहे हैं कि नहीं ठीक है, हमारा अगर टेस्ट हो जाए, हम कहीं बाहर से आए तो हम अपने आप को सेल्फ क्वारंटीन कर लें, हम इससे बच जाएं, या किसी भी तरह से अगर हमारे में संक्रमण आ गया है तो वो हमसे आगे ना फैले। इसमें अभी तक तो बहुत अच्छा आपने प्रदर्शन किया, लेकिन अब हम बाहर जा रहे हैं क्योंकि अब हम देख रहे हैं बहुत से केसेस ऐसे भी हैं जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, जिसमें कोई सिम्टम्स नहीं देखने को मिल रहे हैं। अगर किसी को है तो उसको मालूम नहीं है कि उसको कोरोना हो गया है। ऐसे में बाहर जाने वाले लोगों को खास तौर पे अगर जाना है तो बेहद जरूरी काम है, तभी आप जाइए, लेकिन अगर जा रहे हैं तो आप तमाम अपने हाइजीन का, तमाम गाइडलाइंस का पालन करना भी नहीं भूल सकते हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी, इसका ध्यान रखना, क्योंकि पहले तो ये 5-6 दिन तक तो पता ही नहीं चलता किसी को कि मैं संक्रमित हो गया हूँ, क्योंकि उसको ही नहीं पता चलता जिसको होया। लेकिन फिर भी अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो चेक करा ही लेना चाहिए। और जिस प्रकार से हमारा आरोग्य सेतु है, ये सबको डाउनलोड कर ही लेना चाहिए, क्योंकि मोबाइल से भी इसमें बड़ा भारी सहयोग हमें इसमें मिलता है। तो जितने भी सरकार ने जिस प्रकार की अपील की, आपने डाउनलोड कर लिया कंवरपाल जी? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कर रखा आपने कर रखा है। तो क्या आपको लगता है उस ऐप के फायदे हैं? क्योंकि अब लगातार सरकार की तरफ से, पीएम मोदी की तरफ से भी आह्वान किया जा रहा है कि आप उस ऐप को डाउनलोड कीजिए। मेरे फोन में भी वो ऐप है। लोग क्या समझ रहे हैं, क्योंकि 9 करोड़ से ज्यादा लोग वो ऐप डाउनलोड कर चुके हैं। अब लोगों को मालूम है कि वो ऐप आपको अगर खतरा है तो आपको अलर्ट कर देगी, आपको अलार्म बजा के बता देगी कि आप खतरे में हैं, कोई संक्रमित व्यक्ति आपके आसपास है। हाँ, बिल्कुल, उसका बड़ा भारी लाभ है, बहुत लाभ है उसका। अगर हम कहीं ऐसी जगह जाते हैं तो हमारा मोबाइल हमें एक मैसेज कर देगा कि भाई आप जागरूक कर देगा उसके बारे में। बिल्कुल, उस जागरूकता से लोगों को फायदा भी होगा। लेकिन एक परेशानी है कंवरपाल जी, उसका हल नहीं मिल पा रहा है। अभिभावक, आप शिक्षा मंत्री भी हैं, आपके पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है और आपसे लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें भी हैं। लोग इस वक्त ये उम्मीद कर रहे थे कि हरियाणा सरकार कम से कम उनको स्कूल फीस में कुछ तो रियायत दे, स्कूलों को कुछ तो कहे कि आप चलिए फीस माफ कर दीजिए, पूरी नहीं कर सकते तो कम से कम आधी तो कर दीजिए। उन लोगों का तो सोचिए जिनके पास पैसे देने के, स्कूल फीस देने के कोई पैसे नहीं है, घर में वो राशन लेकर आए या फिर स्कूल फीस दें। कुछ तो हल होना चाहिए, आधी फीस तो कम से कम माफ हो जाए अगर पूरी नहीं हो सकती तो। देखिए, इसके बारे में बैठ के विचार कर लेंगे हम कि अगर ऐसी जरूरत होगी। लेकिन अभी तक हमारा यही है कि जो 1 महीने की फीस के लिए मैंने कहा, ट्यूशन फीस के बारे में कहा कि वो अभिभावकों को देनी चाहिए फीस वो, क्योंकि स्कूल को चलाने के लिए भी जरूरी है। स्कूल में टीचर भी हैं, टीचरों के अलावा और दूसरा स्टाफ भी है। तो अगर हम पैसे नहीं देंगे तब तो उनके लिए भी मुश्किल होगा। नहीं, तो पैसे आप भले ही दीजिए, लेकिन कम से कम आधे तो करवा दीजिए, कुछ तो फायदा होना चाहिए। बच्चे स्कूल जा नहीं पा रहे। हमने फीस के बढ़ाने के ऊपर रोक लगा दी, और अन्य प्रकार के जैसे ट्रांसपोर्ट था उसका भी हमने कर दिया, और दूसरे अन्य भी कोई खर्चे हैं उनके ऊपर भी रोक लगा दी कि आप इस प्रकार की कोई चीज ले सकते, केवल ट्यूशन फीस ले सकते हैं 1 महीने की, वो ले लें। तो इसके बारे में दोबारा जब भी होगा तो उसके बारे में दोबारा निर्णय लेने के विचार कर लेंगे। अगर कहीं ऐसी जरूरत है तो देख लेंगे। नहीं, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है आपके पास भी बहुत से लोगों ने ये रिक्वेस्ट की होगी, अपील की होगी कि कम से कम स्कूल फीस का तो कुछ कराइए। हाँ, नहीं, इस प्रकार की अपील तो वाकई ही की है लोगों ने। कुछ लोग मुझे मिले हैं, उन्होंने भी कहा कि फीस माफ होनी चाहिए, लेकिन अभी मैं इसकी कोई घोषणा यहाँ नहीं कर सकता इस प्रकार की। नहीं, मैं समझती हूँ आपकी मजबूरियों को। नहीं, मेरा आपसे कोई अभी इस वक्त घोषणा करवाने का कोई इरादा भी नहीं है। मैं सिर्फ आपसे इस पर एक सार्थक चर्चा करना चाहती हूँ और ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आप इस पर विचार कर सकते हैं, क्योंकि ये आज इस वक्त प्रदेश में हर एक अभिभावक की मांग है कि सरकार कम से कम इतनी रियायत तो दे दे। हर किसी का
का काम बंद था, कोई अपनी दुकान खोल नहीं पा रहा था, कोई भी काम नहीं कर पा रहा था, कोई नौकरी पेशा था तो उसको ऐसा भी नहीं है कि ऑफिस से पूरी की पूरी सैलरी मिल गई हो, खासतौर पे मिडिल क्लास। क्योंकि मिडिल क्लास लोग जब भी हम सोशल मीडिया के माध्यम से अपने तमाम प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं तो बहुत से लोग सिर्फ यही सवाल पूछते हैं कि सरकार मिडिल क्लास के लिए क्या कर रही है, उन्हें भी तो कुछ फायदा, कुछ रियायत, कहीं तो कोई मदद उनके लिए कभी तो होनी चाहिए। ठीक है, जो बात आपने कही इस पर बिल्कुल गौर करेंगे, इस पर विचार करूंगा। उम्मीद है कि कुछ इस दिशा में हो सकता है। नहीं, देखिए इसमें सारी जैसी भी परिस्थितियां उसके बारे में निश्चित तौर से विचार करेंगे। और जो भी हम ऐसा कर सकते हैं कंवरपाल जी के स्कूलों को भी नुकसान नहीं हो, अगर उनके जितने टीचर्स हैं उनको उनकी सैलरी देनी है तो वो भी पूरी सैलरी तो टीचर्स को दे नहीं रहे हैं। तो जितना स्कूल्स का खर्चा इस वक्त चल रहा है, स्कूल तो बंद है, हालांकि टीचर्स की आधी सैलरी वो दे रहे हैं, तो एक टोटल अमाउंट उनका पूरा एक्सपेंसेस का लिस्ट बना के जितना भी एक्सपेंस पड़ता है, जितने बच्चे स्कूल में उसको डिवाइड करके हर बच्चे में बांट दे, बस उतना खर्चा ले लें। क्योंकि इस वक्त बच्चों से पैसा कमाना मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरीके में, किसी भी सूरत में जायज होगा और लोग इसे प्रोत्साहन देंगे। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है इसकी। प्रॉफिट कमाना कोई वो नहीं है इस टाइम, और इस टाइम तो यही है कि जो उनका खर्च है उतना उनको मिल जाना चाहिए। लेकिन इसके बारे में फिर भी बैठ के विचार करेंगे और जो प्राइवेट स्कूल की जो एसोसिएशन है उसको भी उसमें शामिल करेंगे और बैठ के बातचीत करेंगे। नहीं, बहुत अच्छी बात है। आप कम से कम ये हरियाणा न्यूज पर ये कह रहे हैं कि आप एक बार फिर से इस पर विचार करेंगे, एसोसिएशन को बुला के उससे बात की जाएगी और इसका कोई हल निकालने की कोशिश करेंगे। कंवरपाल जी, इसका हल तो निकाल लेंगे। एक और परेशानी पानी को लेकर जो खड़ी हुई है, सीएम साहब ने पीसी भी की और उन्होंने मेरा पानी मेरी विरासत नाम की एक योजना की शुरुआत भी कर दी है। आपको क्या लग रहा है, कोरोना संकट के साथ साथ ये पानी का संकट भी अब हरियाणा के लिए गंभीर हो सकता है? देखिए, कोरोना संकट तो है, लेकिन भविष्य की योजनाएं तो बनानी होगी ना जी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार भी लोगों से अपील की थी कि धान कम से कम बोना चाहिए। हाँ। और कुछ ब्लॉक उन्होंने निश्चित किए थे कि ये ब्लॉक हैं जहां पानी बहुत नीचे चला गया। तो जहां पानी बहुत गहराई में चला गया तो उनसे अपील की थी कि आप धान ना लगा के कोई और दूसरी फसल लगाएं। तो अब की बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी प्रकार की एक घोषणा की है। उसमें एक अच्छा खासा अमाउंट इसलिए भी रखा है कि भाई हम आपका जो बीज है वो फ्री देंगे, आपका इंश्योरेंस फ्री करेंगे और दूसरा भी, और मेरे ख्याल से शायद 7100 रुपए तक का एक बेनिफिट किसान को देने का निर्णय किया सरकार ने कि हर प्रत्येक एकड़ पे 7100 रुपए तक का बेनिफिट किसान को दिया जाएगा अगर वो धान नहीं लगाते। और जो पंचायत की भूमि है उन ब्लॉक में उस पे भी ये आदेश किया कि वहां कोई भी जहां पानी गिर रहा है वहां पे कोई भी जो पंचायत की जमीन है उस पर भी धान नहीं लगाएगा। ये तो एक गंभीरता की बात है। और मैं समझता हूं कि अभी इसकी शुरुआत है। जैसे जैसे लोगों को गवर्नमेंट उसकी खरीद करेगी, मान लीजिए मैं मक्की लगाता हूं और मक्की की पूरी खरीद अगर सरकार करती है, या मैं दाल लगाता हूं, दाल की पूरी खरीद सरकार करती है, तो मैं समझता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता इसमें चेंज आएगा। ये सारी गड़बड़ क्यों हुई? क्योंकि जो खरीद थी वो सरसों की ना, जो खरीद थी आज तक वो धान की गेहूं की थी। तो किसान अपने आप को सेफ समझता था कि अगर उसने धान पैदा कर लिया तो निश्चित तौर से सरकार खरीद लेगी, मुझे हैरान होने की कोई जरूरत नहीं। मैंने गेहूं पैदा की, उसको सरकार खरीद लेगी। लेकिन अब सरकार हर चीज को खरीद रही, चाहे वो कपास की बात है, चाहे वो सरसों की बात है, चाहे वो सूरजमुखी की बात है, चाहे वो बाजरे की बात है, अभी सरकार ने मक्की की बात है, और इसी प्रकार से चाहे दालों की बात होगी। जब हम उसको खरीदना शुरू करेंगे तो किसान भी उसको महसूस करेगा और उसको लगेगा कि मैं सेफ हूं बिल्कुल, और इसमें भी मुझे अच्छे पैसे मिल सकते हैं। तो जैसे जैसे यह परिवर्तन आएगा, पहले भी जब हम छोटे थे तब इस प्रकार की खेती होती थी, यानी कि 40% जमीन में हम धान लगाते थे और 40% में कुछ और बोते थे, और 20% ऐसी थी जिसमें हम चारा पैदा करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा परिवर्तन आया कि हम लगभग 80-90% जमीन जो है ना, एक तो पशु कम हो गए, लगभग 90% जमीन में या तो धान लगाते हैं या गेहूं लगाते हैं या फिर गन्ना, यही 3 फसलें करते हैं। तो फसलों का जो डाइवर्सिफिकेशन होना वो होना ही चाहिए, विविधीकरण होना ही चाहिए। उससे जो जमीन की ताकत है वो भी बनी रहेगी और जो पानी वाला मामला है वो भी काफी तक सॉल्व होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी इसके बारे में बड़े चिंतित है और निश्चित तौर से होना ही चाहिए। एक अच्छी सरकार को इसकी चिंता करनी चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं उनका भविष्य क्या होगा, उसके बारे में सोच के हमने अपने निर्णय करने चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी ने उसी हिसाब से ये निर्णय लिया कि जो आने वाली नस्ल है हमारी, अगर पानी नहीं बचेगा तो उसका क्या होगा, तो उसके बारे में विचार करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा निर्णय लिया।
तो इसके साथ साथ आप और भी लोगों को मोटिवेट करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए इस तरीके के कार्यक्रम करने की सरकार की कोई योजना है, कोई प्लान्स हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार की भी योजनाएं हैं और मैं समझता हूं कि सरकार के साथ साथ समाज के जो अन्य लोग भी हैं, चाहे पार्टियां भी हैं और चाहे अन्य लोग भी हैं, उन सबको ही इसके सहयोग करना चाहिए और लोगों को मोटिवेट करना चाहिए कि भाई ये अमृतसर को मिलके इस काम को करना चाहिए ताकि पानी सुरक्षित रहे। आने वाली नस्ल के लिए हम एक ऐसा वो ना दें कि आने वाले टाइम में पानी के लिए सारा समाज मारा बिल्कुल, क्योंकि कहा भी जाता है कि ऐसा ना हो जाए कि आने वाले समय में पानी के लिए विश्व युद्ध हो जाए, तो पानी की कीमत कम से कम अब समझनी होगी हम सबको। कंवरपाल जी, आवाज मिल रही है? हाँ जी, आवाज है आपकी। जी जी जी, मैं कह रही हूँ कि ऐसा ना हो कि कहीं आने वाले समय में, क्योंकि ये एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगला विश्व युद्ध पानी के लिए ना हो जाए। हाँ नहीं, देखिए ये बात बिल्कुल सही है विश्व युद्ध की, लेकिन विश्व युद्ध की बजाय पहले जहां मैं हूँ मेरी वहां जिम्मेदारी है। चाहे मेरी जिम्मेदारी एक गांव की है तो मेरी गांव की जिम्मेदारी, मेरी एक हल्के की जिम्मेदारी तो हल्के की, जिले की है तो जिले की, प्रदेश की है तो प्रदेश की। जहां हम है वहां हम सब मिलकर अगर अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे, हम अपने परिवार में भी इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम पानी को कम खर्च करें, क्योंकि इसका कोई विकल्प नहीं है। और अगर ये कल नहीं रहता, अब हमारे सामने जहाँ पानी का लेवल जितना था उससे काफी नीचे चला गया, तो अब हम सबको इसकी चिंता करने की जरूरत है। बिल्कुल, हम सबको इसकी चिंता करने की जरूरत तो है। साथ ही साथ किसानों का आप जिक्र कर रहे थे, आपको लग रहा है कि जो किसानों की परेशानियां थी, क्योंकि पहले उनको ये सिस्टम ऑनलाइन समझ नहीं आ रहा था, आड़तियों में भी काफी इसको लेके कॉन्फ्लिक्ट था और काफी विरोध भी वो लोग करते रहे। अब परिस्थितियां ठीक हैं, अब वो समझ गए हैं कि हाँ, आपने अगर ये सिस्टम बनाया है तो इससे उनको कोई खतरा नहीं है, सीधा उनके अकाउंट में पैसे आएंगे और उनको कोई भी किसी तरीके की परेशानी और झंझट लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, कोई भी चेंज अगर करते हैं ना जी, तो शुरू में हर चेंज जो भी करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक तो लगता है कि उनको उसकी जानकारी होती है, कुछ ना कुछ उसका विरोध होता है, लेकिन ये एक बड़ा परिवर्तन लेके आएगा। देखिए, आप आमतौर पे किसान को क्या है, बड़े आराम से आड़ती से उसको पैसा मिल सकता है, वो गया और उसने पैसा ले लिया, लेकिन वो पैसे पे ब्याज काफी ज्यादा होता है। आम रूटीन में जो आड़ती है वो 2%, जिसको 24% कह सकते हैं बैंक के हिसाब से, इतना ब्याज लेता है। 2% से लेकर 3, ये 24 से 36% तक ब्याज होता है। और कोई भी किसान अगर उसको ब्याज पे पैसा लेगा तो मैं समझता हूँ उसको वो वापस करना काफी मुश्किल होता है। अभी हमारी सरकार ने जो राष्ट्रीयकृत बैंक है उनमें 3 लाख की लिमिट पे बिना ब्याज के लोन कर दिया। कोई एक पैसा भी ब्याज नहीं लेंगे, 3 लाख का लोन लो और 6 महीने में उसको जमा करा दो, ले लो, जमा करा दो, ले लो, जमा करा दो। ऐसे ही हमने जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसमें भी 1 लाख तक का लोन जो है वो जो अद करता है उसका वो ले लो और जमा करा दो, कोई उस पर ब्याज नहीं है। तो मैं समझता हूँ 4 लाख रुपए बहुत पर्याप्त है, कोई दिक्कत किसान को है नहीं, लेकिन उसकी आदत बनानी पड़ेगी कि वो उसी पैसे से काम करे, ना कि वो जाके कहीं तो उसकी स्थिति ठीक हो, किसान की स्थिति ठीक हो, तो वो उसके लिए जरूरी है कि उसको एक बारी आदत डालनी पड़ेगी कि वो आड़ती से पैसा न ले बल्कि बैंक से पैसा ले। ठीक है, गेहूं वो वहां बेचेगा, धान अपना वहां बेचेगा और फसल आड़ती के पास बेचेगा, वो बेचने वाला काम तो ठीक चले, लेकिन वो इस प्रकार से ना लुटे कि इतना ज्यादा ब्याज देंगे तो उसकी घर की स्थिति खराब होगी। तो इसके लिए जरूरी है कि उसको भी एक बार थोड़ा सा उसको लगता तो है कि ये शायद बाद में आड़ती पैसे नहीं देगा, पर आड़ती से पैसे लेने की जरूरत ही कहाँ है। फिर 4 लाख की लिमिट हमने कर दी तो उसके बाद जरूरत ही नहीं है उसको आड़ती से पैसे लेने की, वो बैंक से पैसे ले और खर्च करे और अपना परिवार को ठीक चलाए। तो आपको लग रहा है कि ये सिस्टम अब उन्हें समझ आने लगा है और वो इस सिस्टम के साथ अपनी जिंदगी आराम से बिता सकते हैं आगे? बिल्कुल, अब सबकी समझ में आएगा, ऐसा सबकी समझ में आएगा कि इससे बड़ा भारी लाभ सब लोगों को होगा। ठीक है, आप ये कह रहे हैं ये सिस्टम हमने बदला था क्योंकि एक चेंज बहुत जरूरी होता है समय के साथ साथ। अब हम जिस परिस्थिति में हैं, हम देख रहे हैं कि अब बहुत जल्दी चीजें सामान्य होने वाली है नहीं। ऐसे में शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा की दिशा में हमें कितने परिवर्तन करने की आवश्यकता है? आपको क्या लगता है कि क्या क्या चीजें किस ढंग से बदली जानी चाहिए? क्योंकि स्कूलों में भी ऐसा नहीं है कि हम एकदम से स्कूल भी खोल सकते हैं, बच्चे वहां चले जाएं, क्योंकि अभी भी कोई स्कूल खुलते दिखाई दे नहीं रहे हैं। तो ऐसे में लंबे समय के लिए क्या हमें इस दिशा में भी कोई परिवर्तन, व्यवस्था में बदलाव लाना पड़ेगा? देखिए, इसमें हमने सारे विचार किए हैं कि भाई
ऑनलाइन तो हमने एजुकेशन शुरू कर ही दी, जो हमारे चैनल है उससे माध्यम से हम सारा एक काम कर ही रहे हैं। और दूसरे जो और भी हमारे सहयोगी हैं, चाहे केंद्र सरकार का स्वयं प्रभा है वो भी हमारा सहयोग कर रहा है, एनसीईआरटी का ई पाठशाला है वो भी हमारा सहयोग कर रहा है। हमने एक ऐप जारी किया ब्राइट ट्यूटी 9th और 10th के लिए, एक संपर्क है, संपर्क बैठक के नाम से एक ऐप जारी किया हमने पहली से 5वीं तक का। और भी दूसरे भी ऐसे, हरियाणा ने भी एक हेल्पिंग नाम से एक ऐप जारी किया जिसमें हमने सारी सामग्री डाल दी। हमने केंद्र सरकार से भी निवेदन किया कि हमारे जो एजुसेट है, जो हमारा एजू हरियाणा के 4 चैनल हैं, उनको मस्ट कैरी में डाल दें, तो जिससे डीटीएच के जो चैनल है सारे के सारे, जो वो भी सारा हमारा ठीक तरीके से उसकी आम आदमी तक वो एजुकेशन पहुंच सके। लेकिन क्योंकि फिर भी अभी भी अब हम इसका सर्वे कराएंगे, देखेंगे, अब भी कुछ ना कुछ खामी होंगी, तो उस खामियों को दूर करने का भी हम पूरा प्रयास करेंगे। और आने वाले टाइम के लिए भी हमने योजना बनाई ली अभी से कि अगर अभी हम शुरू नहीं कर सकते स्कूल को, तो आने वाले टाइम में जून में, अगर 1 जून से हम शुरू करते हैं तो लगभग हमारा 234 दिन का जो है वो 234 दिन स्कूल लगते हैं, तो उसमें हमारे 43 दिन का नुकसान है। तो उसमें हमने विचार कर लिया कि अगर हमारा 43 दिन का है तो 15 दिन जो गर्मियों की छुट्टी है और 15 दिन सर्दियों की छुट्टी है, और 11 हमारे शनिवार हैं जिन पे हमारी छुट्टी होती है। तो अगर हम इन सबको ये छुट्टियां बंद करते हैं तो हमारे 41 दिन का कवर हो जाता है उसमें। नहीं, आपको लगता है कंवरपाल जी ये आप 1 जून से खोल पाएंगे? क्योंकि आप देखिए लॉकडाउन में ढील भी दे दी गई है, और अब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अब और ज्यादा चिंता और ज्यादा परेशानी की बात तो अब आएगी और केसेस अब बढ़ेंगे। तो ऐसे में आपको लगता है कि ये पॉसिबल हो पाएगा या इस पे फिर से रीथिंक करना पड़ेगा? हमने 1 जून से विचार किया, फिर 1 जुलाई से भी विचार किया। अच्छा, आपने बहुत सारे इसके पर्सपेक्टिव्स लेके चल रहे हैं। उसका 1 जुलाई का भी किया और जुलाई से बाद का भी किया। अच्छा। जुलाई का हमने ये किया कि अगर जुलाई में शुरू करते हैं तो हमारी 15 दिन की जो छुट्टियां सर्दियों की वो समाप्त करेंगे, 11 जो हमारी शनिवार है वो समाप्त करेंगे, और उसके बाद हम अगस्त और सितंबर 2 महीने में हम 1 घंटे से लेके 2 घंटे, लगभग 1.5 घंटे के करीब हम ज्यादा पीरियड लेंगे, तो उसमें लगभग हमारे 100 घंटे कवर हो जाएंगे। तो अगर ये ऑप्शन होगा तो अगर 1 जुलाई से होगा तभी होगा। अगर हम 1 जुलाई से नहीं कर सकते तो उसके बाद अगर हमने सोचा कि उसमें 30% फिर सिलेबस कम करेंगे, कि अगर देखते हैं क्या परिस्थितियां बढ़ती हैं, अगर 1 जुलाई तक होता है तो अच्छा है, नहीं तो फिर उसके बाद हम सिलेबस कुछ कम करेंगे और उसके बाद तो निर्णय लेंगे। अच्छा, आपने इस सब का तो पूरा रोड मैप तैयार किया हुआ है। ऐसे में अगर स्कूल लगे ही नहीं, बच्चों को ऑनलाइन ही क्लासेस मिलती रही, हालांकि उसमें भी बहुत परेशानी है क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस के लिए इंटरनेट कनेक्शन की भी बहुत प्रॉब्लम आती है। आप इंटरनेट में ऑनलाइन क्लासेस लेने की कोशिश तो करते हैं लेकिन नेट बार बार बीच में डिस्टर्ब बहुत ज्यादा करता है। क्या इसके लिए भी कोई आपकी तरफ से कोशिश है, प्लान है? किसके लिए जी? ऑनलाइन क्लासेस की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस आप भले ही दे रहे हैं लेकिन इंटरनेट कनेक्टिविटी का बहुत ज्यादा इशू आता है। कई बार ऑनलाइन क्लासेस हैं, बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन ऐसा होता है कि इंटरनेट चलना बंद हो जाता है, इंटरनेट चलता नहीं है। तो ऐसे में उन क्लासेस का जो मिस होंगी या आधी रह जाएंगी या पूरी नहीं बच्चा कर पाएगा, तो ऐसे में बच्चा क्या करे? नहीं, ठीक है ये बात। हमने वैसे उसके बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए हैं टीचर के साथ, और उसमें भी अगर मान ले कई बार आधा दूर होता है तो उसमें उनको नंबर भी दिए हैं, वो अपने टीचर से पूछ भी सकते हैं उसके बारे में, किसी चीज के बारे में जानकारी ले भी सकते हैं, तो उसके भी अपने ग्रुप बनाए। लेकिन ये धीरे धीरे जैसे समस्या है उसके साथ साथ हमें मिलकर आगे बढ़ना पड़ेगा कि उसमें जो खामियां अभी जैसे हमने काम शुरू किया, अब मेरा ख्याल है इसमें से बहुत सी खामियां ऐसी हमारे सामने आएंगी जिनको हमें दूर करना चाहिए। तो उस पर पूरे गंभीर है और उस पर विचार कर रहे हैं कि जो भी स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अभी यूजीसी से भी जैसे गाइडलाइन आई और उन्होंने भी कहा कि पेपर लेने के बारे में, जैसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का कहा उन्होंने पेपर कैसे होंगे, तो उसके लिए उन्होंने निश्चित कर दिया कि भाई आप जो यूनिवर्सिटी है वो उसके नियम बनाएगी, और अगर हम पेपर नहीं भी ले सकते तो उसके लिए भी उन्होंने कहा कि भाई जो उसका क्लास का जो उसके मार्क्स हैं, जो कॉलेज में उसने पेपर दिया उसका पहला, वैसे कंडीशन टेस्ट पेपर वगैरह होते हैं, तो उसमें 50% उसके और 50% उसके सेमेस्टर के वो नंबर मिला के उसका रिजल्ट कर देंगे, जो +1 है और +2 है। तो ऐसे कुछ ना कुछ तो रास्ते में फिर निकालने ही पड़ेंगे, चाहे वो शिक्षा के बारे में है, चाहे पेपर के बारे में है, जैसी परिस्थितियां होंगी उसके हिसाब से निर्णय लेते हैं। तो यूनिवर्सिटीज के संदर्भ में भी कोई फैसला लिया गया है क्या?
ये यूनिवर्सिटी के मामले में भी यही है कि अब जो हमारे फर्स्ट ईयर की हैं और सेकंड ईयर हैं जो, तो उसके बारे में हमने दिया कि 16 जुलाई से के पेपर के बारे में कि हम करेंगे शुरू, और निर्णय जो है वो यूनिवर्सिटी लेगी उसके बारे में, यूनिवर्सिटी का भी यूनिवर्सिटी लेगी, कॉलेज का यूनिवर्सिटी लेगी। लेकिन वहां पर भी तमाम नॉर्म्स का तो हमें पालन करवाना ही पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। आपने पूरी योजना बनाई, अलग अलग तारीखों का, अलग अलग महीनों के हिसाब से प्लान कर लिया कि अगर इस दिन खुलता है या इस दिन खुलता है। क्या इस सब में ट्यूशन सिर्फ यही अब तक प्लान बनाया है कि अगर आप जुलाई में भी खोलेंगे तब भी सिर्फ ट्यूशन फीस ही लेनी है, या फीस को लेकर भी कोई इसमें आप लोगों ने अलग अलग मंथ वाइज चार्ट बनाया है, कुछ तैयारी की है? कि जो सरकारी है वहाँ तो कोई फीस का है ही नहीं मामला, हमने 12वीं क्लास तक सारा कुछ फ्री कर दिया। वो फीस तो वैसे भी परेशान करती नहीं है। जहाँ प्राइवेट है उनके बारे में विचार करना पड़ेगा। अभी तक उसमें अभी कोई फाइनल हमने किया नहीं है, लेकिन अब जैसे जैसे मान लीजिए लॉकडाउन अगर नहीं समाप्त होता तो निश्चित तौर से उसके बारे में निर्णय लेना पड़ेगा। तो मतलब अगर लॉकडाउन, आपको लगता है कि अभी हो सकता है लॉकडाउन समाप्त? नहीं देखिए, स्टेप बाय स्टेप अभी और चीजों में तो हम खोलते जा रहे हैं, लेकिन स्कूल के मामले में नहीं मुझे लगता खुलेगा, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, इम्यूनिटी भी रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग तो रह ही नहीं सकती। हाँ। तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो इंडस्ट्री है वहां भी कर सकते हैं, दुकान है वहां भी कर सकते हैं, और सारी जगह तो कर सकते हैं आप, लेकिन स्कूल में नहीं कर सकते आप। स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग की समस्या है, लेकिन फिर भी अगर नहीं होता तो फिर उसका भी कोई ना कोई रास्ता भी निकालेंगे। मान लीजिए हम उतने बच्चों को नहीं, कुछ कम बच्चों को बुलाएंगे, वैसे भी करेंगे कुछ ना कुछ, जो विशेषज्ञ हैं उनकी राय लेके हम उसमें क्या कर सकते हैं, तो निश्चित तौर से उसके बारे में निर्णय लेना पड़ेगा। लेकिन फीस के बारे में भी जरूर कुछ सोचिएगा, जरूर कुछ प्लान कीजिएगा कंवरपाल जी। जी जी बिल्कुल। ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, बार बार है, क्योंकि ये एक समस्या वाकई सबको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। चलते चलते एक फाइनल आपकी तरफ से मैं कमेंट लेना चाहूंगी। तमाम हमारे दर्शक जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, उन्होंने पूरा आपका प्लान सुन लिया कि आप अपने डिपार्टमेंट में क्या कोशिश कर रहे हैं और आप बच्चों को किस तरीके से आगे अब अपनी जिंदगी जीनी है। लेकिन एक सबक जो इस पूरी महामारी ने हम सबको दे दिया वो ये है कि अब अपनी पूरी दिनचर्या में, अपने जिंदगी को जीने के ढंग में, हर चीज में हमें बदलाव लाना पड़ेगा, और अगर वो बदलाव नहीं लेकर आएंगे तो फिर हमें कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। कंवरपाल जी आवाज मिल रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक तो जो सोशल डिस्टेंसिंग है ना, जिसको हमने बिल्कुल बढ़ा के रखना चाहिए 100% कतई, इसमें कतई भी हमने रिस्क नहीं लेना चाहिए। दूसरा, मास्क हमने लगाना ही लगाना चाहिए, इसका भी हमने पूरा, सैनिटाइज वगैरह का इस्तेमाल जो ये है हाथों के लिए सारा का सारा हमने करना चाहिए। और दूसरा मेरा निवेदन ये है कि अगर आप घर में सावधान रहते हैं ना, उसके बाद आपने थोड़ा सा व्यायाम जरूर करना चाहिए, क्योंकि शरीर को अगर आप व्यायाम करोगे तो उसमें ताकत आएगी रोगों से लड़ने की। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तब भी आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको प्राणायाम भी करना चाहिए और व्यायाम भी करना चाहिए, जरूरी। कितना जरूरी है सैनिटाइज है, मास्क है, जितनी दूसरी चीजें जरूरी है, इतना ही आपका व्यायाम भी जरूरी है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी भाइयों बहनों से मेरी अनुरोध है, सभी बच्चों से भी अनुरोध है कि निश्चित तौर से सुबह आप आधा घंटा 1 घंटा लगा के पूरा इस पे व्यायाम करना चाहिए, क्योंकि शरीर जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक कोई छोटी सी भी चीज आएगी वही मेरे ऊपर हमला कर देगी, वही मुझे रोगी कर देगी। तो उसके लिए जरूरी है कि उसका ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कंवरपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जो मैंने आपसे अपील की थी उसका जरूर ध्यान रखिएगा, फीस माफ करने के बारे में जरूर कुछ सोचिएगा, कम से कम कुछ तो रियायत आप आम जनता को दीजिए, क्योंकि जनता आपसे ये उम्मीद करती है। क्योंकि ये कोरोना की जंग है और हम बार बार कह रहे हैं ये आसान नहीं है, ये बेहद मुश्किल है, ये बेहद खतरनाक है। ये एक ऐसा दुश्मन है जो हम पर कब और कैसे वार कर दे हमें नहीं पता, कहां से वार कर दे हमें नहीं पता। इससे हम कैसे बचेंगे, कैसे अपने परिवार को बचाएंगे और कैसे हम सब सुरक्षित रहेंगे, इसका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उपाय है कि आप तमाम जो गाइडलाइंस है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, आपको मास्क पहनने हैं, आपको सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करना है, आपको ये जरूर देखना है कि अगर आपकी कोई वर्क प्लेस है, आप जहां पे काम करते हैं वहां पे प्रॉपर साफ सफाई का ध्यान है या नहीं, वहां पर लगातार सैनिटाइजेशन का जो काम है वो चल रहा है या नहीं। आप बाहर जा रहे हैं तो आपका मास्क जरूर पहना होना चाहिए, आप लोगों से एक उचित दूरी बना के रखें और कभी भी पैनिक मत होइए, क्योंकि ये मुश्किल वक्त है और ऐसे वक्त में बिल्कुल हम समझते हैं कि घरों में रहना
कोई काम नहीं है, वर्क फ्रॉम होम कई कंपनीज ने दिए हैं, लेकिन जहां पे वो पॉसिबल नहीं है, बहुत से लोग उसको लेके भी परेशान हैं, कुछ को नौकरी जाने का खतरा है, कुछ को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो आगे क्या करें। तो ऐसे में अपनी मनोस्थिति को सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप संभाल के रखें। अपने माइंड को आप शांत करने के लिए आप माइंड एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं और अपने दिन में, अपनी जिंदगी में एक नई ऊर्जा एकत्रित कर सकते हैं। ले आइए उकाया होम इन्वर्टर बैटरी। इसकी एडवांस ट्यूबुलर टेक्नोलॉजी देती है क्विक रिचार्ज एंड लॉन्गर बैकअप। उकाया